नमस्कार, अभिनंदन, प्रणाम। चर्चित की चर्चा पर एक बार फिर से हम आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं। और आज हमारे साथ सीधी की राजनीति में कई बार उलटफेर होते नजर आते हैं, लेकिन जब युवा राजनीति में सक्रियता दिखाते हैं तो राजनीति एक अलग रंग पर आती है, एक अलग ढंग पर आती है। वर्तमान में लोकसभा चुनाव सभी के सामने है और देश का राजा कौन होगा, देश का प्रधानमंत्री कौन होगा, ये चुनने के लिए जनता तैयार हो चुकी है। सभी अपने अपने वादे, अपने अपने संकल्प और अपने भाषणों के माध्यम से जनता जनार्दन को लुभाने का प्रयास कर रहे हैं। इस बीच हमारे साथ युवा राजनीति और एक बेहतर अधिवक्ता जो कुछ महीने पूर्व कांग्रेस में थे, महामंत्री थे, अब भारतीय जनता पार्टी में आ चुके हैं। उन्होंने दल परिवर्तन कर दिया है। अभी इस दल में उनको कोई जिम्मेदारी नहीं दी गई है। राजनीति को लेकर, व्यक्तिगत चर्चा को लेकर, सामान्य जीवन को लेकर और आज के इस परिवेश पर भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, इन तमाम विषयों पर हम चर्चा करेंगे। आज हमारे साथ हैं वरिष्ठ अधिवक्ता, युवा समाज सेवी आदरणीय रोहित मिश्रा जी। हम आपका अभिनंदन करते हैं। बहुत धन्यवाद। आप सीधे सीधे शुरुआत करते हैं। एक कम उम्र में आपने राजनीति का दामन पकड़ा है। अधिवक्ता के साथ साथ आप राजनीति के मर्मज्ञ भी हैं और कई डिबेट में मैंने देखा है आप शोध भरी जानकारी लेकर आते हैं। राजनीति का चस्का, राजनीति का स्वाद कैसे लगा आपको? मैं राजनीति को, अब स्वाभाविक सा सवाल है कि राजनीति हर व्यक्ति के लिए एक विचारणीय बिंदु है। और जब मैं राजनीति में पदार्पण किया, जब मुझे राजनीति में लगा कि मुझे राजनीति में जानी चाहिए, तो सही मायने में आज मैं आपको बताऊं, मैं अखबार पढ़ते पढ़ते राजनीति शुरू कर दिया। मैं अखबार की हेडलाइन पढ़ता था कि इसने ये कहा, तो फिर उसके नीचे बहुत सारी चीज़ें लिख जाया करती थी। तो मुझे लगता था कि क्या कभी हमारे भी नाम से हेडलाइन होगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि राजनीति दो प्रकार की होती है जब कोई युवा शुरू करता है। एक राजनीति जिसको विरासत में मिलती है, वो पिता की विरासत को आगे बढ़ाता है। और एक राजनीति ये कि जो गुदड़ी का लाल होता है, जो अभावों से चलता है और जाके फिर प्रभाव में जाता है। तो हमारे साथ यही कंडीशन हुई कि जब कभी भी कहीं महाविद्यालय में अन्याय हो, बच्चों के साथ अन्याय हो, फीस बढ़ जाए अचानक बिना बताए, लोगों की कक्षाएं संचालित ना हो, तरह तरह की बातें हो, लड़कियों के साथ अभद्रता हो युवाओं द्वारा, तो ये उठाते उठाते हमने ये सोचा कि सही मायने में ये है कि अगर अपनी ये बात को उठाया जाए तो बहुत मुश्किल नहीं है कि पॉलिटिक्स में आदमी सफल हो जाए। राजनीति की गहराई पर जाएं। लोकसभा चुनाव की तारीखें आ चुकी हैं, ऐलान हो चुका है और आगामी तिथि पर चुनाव होने वाले हैं, वोटिंग होने वाले हैं। उन तमाम विषयों पर हम चर्चा करें उससे पहले, चूँकि आप पहली बार हमारे चैनल के माध्यम से आ रहे हैं और हमारे जो दर्शक हमारे चैनल पर हैं उनसे आप पहली बार रूबरू हो रहे हैं, मैं एक बात कोट करना चाहूँगा। युवा की बात आई, आपने कहा कि दो तरीके की राजनीति होती है, एक गुदरी टाइप की और एक जो विरासत में मिलती है। मुझे जितनी जानकारी है, बैकग्राउंड ऐसा कोई राजनीतिक आपका नहीं है। एक युवा को बिना आर्थिक सहायता, बिना आर्थिक रूप से इकट्ठा पैसा ना होने पर राजनीति कितनी सरल है, कितनी कठिन? लोग गलत कहते हैं कि अगर पैसा नहीं होगा तो राजनीति नहीं होगी। राजनीति में अर्थ की आवश्यकता होती है, लेकिन उस स्टेज पर जब आपको सांसद बनना हो, विधायक बनना हो या कोई और उससे उच्च पद हासिल करना हो, तो भी उस दशा में अगर दल सहयोग कर रहा है आपका, तो आपको निश्चित तौर पर बढ़ाया जा सकता है। राजनीति का यह मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि सांसद बना जाए, विधायक बना जाए, राज्यसभा जाया जाए या फिर स्टेट मिनिस्ट्री में जाया जाए। राजनीति का यह मतलब होता है कि राज्य की वह नीति जिसको हम जनता तक उतार सकें और उसके लिए मेहनत कर सकें। हमारे पास संभव है कि वित्त का अभाव हो और या उस लेवल का वित्त ना हो, लेकिन बड़ी बात यह है कि बहुत सारे देश में ऐसे उदाहरण हैं, चाहे आप कांग्रेस की देख लीजिए, चाहे बीजेपी की देख लीजिए, चाहे अन्य दलों की देख लीजिए। यहाँ पे मैं गैर पॉलिटिकल बात कर रहा हूँ कि अगर किसी युवा ने मेहनत किया है तो उसके लिए सिंबल महत्वपूर्ण नहीं होता है, वो मेहनत करके और आगे चला जाता है। और कई ऐसे उदाहरण हैं। तो रायसेन में एक ऐसा युवा, आदिवासी युवा, अच्छा मेहनत किया साइकिल से चल चल के, और वो आज विधायक है। मैं धीरे से आ रहा हूँ आपके उस व्यवस्था पर जो आज की राजनीति पर चल रही है। आप कुछ महीने पूर्व कांग्रेस में थे, महामंत्री पद पर थे। विधानसभा का चुनाव आपने अपने
जितने भी आपके समर्थक रहे होंगे सभी को आपने कांग्रेस के लिए प्रेरित किया, वोटिंग करवाई। उसके ठीक 2 महीने बाद आप भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया। तो अभी आपने कहा कि किसी सिंबल की आवश्यकता नहीं है, ये परिवर्तन क्यों? देखिए, निश्चित तौर पर जिस घर में आदमी बहुत दिन तक रहता है तो उस घर को छोड़ने पर तकलीफ तो होती है। मैं भी जब उस घर को छोड़ रहा था तो मुझे भी तकलीफ हुई थी। और जो लोग आज मैं दल छोड़ दिया हूँ वो मेरे ऊपर सवाल उठा रहे हैं, उन लोगों को आत्मचिंतन करने की आवश्यकता है। एक वो युवा जिसके पास कोई धन न रहा हो, कोई वैभव न रहा हो, उस टाइम पर हमने इंडियन नेशनल कांग्रेस के लिए काम किया। मैं विदाउट टिकट रेलवे में यात्रा करके 17 स्टेट में एनएसवाई और युवा कांग्रेस के लिए चुनाव कराया हूँ। मेरे साथ तो ये स्थितियाँ होती थी कि मैं युवा कांग्रेस और एनएसवाई का नामांकन लेकर जब मैं दिल्ली डाटा एंट्री कराने जाता था तो उस दौरान जब दल में ही 2 संगठन होते थे, एक ही दल में 2 लोग होते थे, 2 पक्ष होते थे, तो कभी कभी कुछ पक्ष कॉलर पकड़ने के लिए दौड़ता था, कुछ पक्ष तो ऐसा अनकंफर्ट महसूस करता था मैं कि मुझे कहीं मार न दे। और उस परिस्थिति में मैं काम करता था। मैं तरह तरह की स्टेट में, मैं तेलंगाना में गया, मैं तमिलनाडु में इंचार्ज रहा, मैं छत्तीसगढ़ में रहा, मैं कई स्टेटों में रहा जहाँ भाषाई परिवर्तन है, जहाँ बहुत सारी समस्याएं हैं, वहाँ मैंने काम किया। मैं सीधी जिला कांग्रेस कमेटी में काम किया, वहाँ मैं महामंत्री था, हमने काम किया। हम ऐसा तो नहीं है कि वहाँ बहुत कुछ मुझे मिल रहा था और मैं उसके बाद भी छोड़ दिया। अगर आपके पास भी एक व्यंजन रख दिया जाए तो निश्चित तौर पर अगर उसमें कटुता नहीं होगी तो आप उस व्यंजन को नहीं छोड़ेंगे, उस व्यंजन को ग्रहण करेंगे। जिला कांग्रेस कमेटी की हालत ये है कि 2 नेता ही दल हैं, एक सुपेला की पृष्ठभूमि से हैं और एक साड़ा की पृष्ठभूमि से हैं। ये दोनों नेता ही दल हैं, यहाँ कांग्रेस नहीं है, यहाँ नेता दल हैं। और जब कभी कोई युवा बड़ा सपना लेकर चलेगा, सपना बेशक पूरा ना हो, मैं भी जानता हूं कि मुझे कांग्रेस में कुछ लोग हंसते होंगे, कुछ लोग मेरा समर्थन करते हैं, आज भी मेरे वहाँ सब 80% समर्थक है, लेकिन वो घुट घुट कर जी रहे हैं, वहाँ उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो जब कोई युवा एक सपना लेकर चलता है और किसी नेता के सामने जाकर और इससे हाथ जोड़कर नतमस्तक रहना पड़ता है तो उसको लगता है या तो मैं इस दल को छोड़ दूं या तो मैं इस विचारधारा का परित्याग कर दूं। मेरे साथ भी वही हुआ है। और एक बात और कहूँगा कि सीधी जिला कांग्रेस कमेटी कुछ दिनों से कब्जे में है, लीज में है, पट्टे पर दी गई है। और जब पट्टा पर दिया जाएगा कोई चीज तो उसका स्वामित्व दिया जाएगा, स्वामित्व का अंतरण होगा, और कांग्रेस कमेटी स्वामित्व का अंतरण कर चुकी है। आपने एक शब्द का इस्तेमाल किया, लीज। क्या लगता है आपको कांग्रेस की लीज कब खत्म होने वाली है? कांग्रेस की लीज, एक चीज जान लीजिए, ये जो 2 नेता है, एक अभी पिछली बार चुनाव हार गए थे, अभी जीत गए, एक अभी चुनाव हार गए हैं, लोकसभा हार रहे हैं। अभी ठीक इसी तरीके से पिछला विधानसभा में अजय सिंह राहुल चुनाव हारे, लोकसभा हारे। अब इन दोनों नेताओं में एक होड़ लगी है। अजय सिंह जी चाहते हैं कि 2,73,000 से कम मार्जिन ना होने पाए कमलेश्वर पटेल जी की, और कमलेश्वर पटेल जी उस टाइम चाहते थे कि अजय सिंह जी बुरी तरह हारे। तो दोनों की एक बघेली में कहावत है, रोमे सास पतोहू दुख अपने अपन। पतोहू जब गांव जाए लागत थी, मतलब मायके जाए लागत थी, तो भेंट करते हैं सास। अब दोनों गले लग के रोते हैं कि ये ठीक चली जा लागी। अब वह सोचा थी कि अच्छा छुटकारा मिल लागे से। ठीक दोनों की स्थिति है मेरी, इनकर लीज कब वो खत्म न हुई। अच्छा, अब कांग्रेस पर ही बात चल रही है, कांग्रेस भाजपा की बात चल रही है। वर्तमान राजनीति में लगातार आवागमन हो रहा है, हालांकि आवा ज्यादा हो रहा है, गमन कम हो रहा है। इसके पीछे का क्या कारण है? अब आपको खुद स्वयं जोड़ते हुए आपके जो कई कलीग हैं, कई साथी हैं, कई मित्र हैं जो कांग्रेस से भाजपा में आ रहे हैं। तत्कालिक में भी छोटी सी टिप्पणी मैं करूंगा कि अभी नपा अध्यक्ष जो काजल वर्मा जी विगत दिनों पर उन्होंने भाजपा में सदस्यता ली और उसके लगभग 48 घंटे बाद उन्होंने फिर से अपने गृह दल कांग्रेस में वापसी कर ली। इन तमाम नीतियों के पीछे क्या राज हो सकता है? भारत सनातन का देश है, भारत में सारा ढांचा निश्चित है पहले से। यहाँ के ढांचे से अगर कभी भी छेड़छाड़ की जाएगी तो लोग असंतोष महसूस करेंगे, असंतोष व्याप्त होगा देश में। कांग्रेस जिस तरीके से भारत में एक परसेप्शन क्रिएट की है
कि भारत में वो हिंदू विरोधी साबित हो चुकी है, वो सनातन विरोधी साबित हो चुकी है। उसके साथ ये समस्या है कि अगर भारतीय जनता पार्टी राम मंदिर का निर्माण करती है और बुलावा देती है गांधी परिवार को, तो गांधी परिवार कहता है नहीं जाएंगे। मान लिया मैं कि नरेंद्र मोदी जी से दुश्मनी है आपकी, ठीक, वो भारतीय जनता पार्टी को रिप्रेजेंट करता है, उनके बुलावे पर आप राम मंदिर नहीं गए, लेकिन आप बाद में भी तो जा सकते थे। आप ये कहते हैं कि हमने, हमारे युवा कांग्रेस के लोगों ने कोरोना काल में मेहनत किया, चारों तरफ गए, आप व्हिप जारी करते, जाते मंदिर, मस्जिद भी जाओ, दिक्कत नहीं है, लेकिन आप मस्जिद जाओ, अन्य धर्म को स्वीकार करो और हिंदू धर्म से नफरत करो। ये अगर दिल्ली में होता है, ये अयोध्या में होता है, ये मथुरा में होता है, तो ये पूरे देश में होता है। देश कच्छ से बंगाल तक और कश्मीर से कन्याकुमारी तक एक है। और अगर इस तरीके से गांधी परिवार करेगा तो सही में अभी जो कुछ भी बचा कुचा वोट बैंक है वो भी बर्बाद हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस पार्टी छोड़कर जो लोग भारतीय जनता पार्टी में जा रहे हैं उनको बड़े पद दिए जा रहे हैं, उनको सांसद विधायक बनाया जा रहा है, ऐसा नहीं है। हम भी कांग्रेस छोड़कर आए हैं तो हम यहाँ एक कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे हैं, और कार्यकर्ता के रूप में काम करना बड़ा शीतलता महसूस हो रहा है। यहाँ बड़ा परिवार है, लोगों के साथ अभद्रता नहीं हो रही है, लोगों के साथ हाथ जोड़कर खड़ा नहीं होना पड़ रहा है। लोगों को ये लग रहा है कि भैया कुछ भी नहीं चाहिए, मैं कांग्रेस पार्टी में रहा, मुझे क्या मिला, कुछ भी नहीं, मैं जिला कांग्रेस कमेटी का महामंत्री था, बाकी सारे के सारे स्वजाति लोग काम कर रहे हैं वहाँ। आप देख लीजिए, जिला कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष, युवा कांग्रेस का अध्यक्ष, NSY का अध्यक्ष, आप जितने भी देख लीजिए। आप अप्रत्यक्ष रूप से छतरी पर शायद, मैं ऐसा नहीं कह सकता, लेकिन आपने जो, जैसे अभी आपने जिलाध्यक्ष को बताया वो भी ज्ञान सिंह चौहान जी हैं, आपने युवा जिलाध्यक्ष बताया वो देवेंद्र सिंह दादू, तो सीधा सीधा आप कोट कर रहे हैं। नहीं, मैं ये पूरा जिला जानता है। देखिए, जब कभी भी आप ये कहते हैं कि हम सबको मौका दे रहे हैं, सबको मौका दे रहे हैं, आज जो लोकसभा के लिए चुनाव लड़ रहे हैं वो कहते हैं हम पिछड़ा राजनीति करते हैं, पिछड़ा वर्ग के लिए, दलित के लिए, ये दुनिया भर की बातें करते हैं। विधानसभा का चुनाव था, आपने किसी ब्राह्मण को टिकट नहीं दिया, आपकी पूरी जिला कांग्रेस कमेटी टॉप टू बॉटम एक जाति के लिए काम कर रही है, एक जाति नेतृत्व कर रहे हैं, उसमें स्वजाति। क्यों? पिछली बार ब्राह्मण को भी दिया गया था, तो लगभग जो परिणाम थे मिलते जुलते हुए थे, परिणाम मिलते जुलते हुए थे। तो अभी इनने कौन सा भारत रत्न जीत लिया? परिणाम, एक गरीब व्यक्ति को टिकट मिला, कमलेश्वर द्विवेदी जी अपना बांध बेचकर चुनाव लड़े, उनकी किसी नेता ने मदद नहीं किया, तब भी उनने फाइट किया, और आज एक अरबपति व्यक्ति को टिकट मिला, आज वो व्यक्ति उसी तरीके से जब पुनरावृत्ति हो रही है तो क्या फर्क पड़ रहा है? और आप श्रीनिवास तिवारी जी के पोते का टिकट काट देते हैं, और उसका टिकट काट के पूरे विंध्य भर में खुद को बर्बाद कर लेते हैं। आप अपने घर से तो टिकट नहीं काट देते, कांग्रेस पार्टी कमलेश्वर पटेल जी का टिकट क्यों नहीं काट देती? कांग्रेस पार्टी अजय सिंह राहुल का टिकट क्यों नहीं काट देती? कांग्रेस पार्टी श्रीनिवास तिवारी के ही परिवार को क्यों बर्बाद करती है? तो जब कभी भी आप किसी को स्वजातीयता के तौर पर दुर्भावनापूर्वक, कटुतापूर्वक बर्बाद करेंगे तो उसका आपको खामियाजा भुगतना पड़ेगा, और घोर निराशावादी है। एक बात आपने कहा कि नगर पालिका की अध्यक्ष है, नगर पालिका की अध्यक्ष ने राजनाथ सिंह जी के कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किया, और बड़े नाटकीय घटनाक्रम में वो 24-48 घंटे में कांग्रेस पार्टी के कार्यालय में जाके उन्होंने कहा कि मुझे भय दबाव किए गए। तो उनके दोनों आप मीडिया रिपोर्टिंग देखिए, एक में कहते हैं बड़ी असहज महसूस कर, उपेक्षित महसूस कर रही थी, तो मैंने ज्वाइन कर लिया। हालांकि किसी मीडिया वाले ने यह भी कहा कि आप एक नेता के रहते कैसे उपेक्षित महसूस कर सकते हैं। मैं स्पष्ट रूप से कह रहा हूँ, उसमें कहा गया था कि राहुल भैया के आप रहते आप कैसे उपेक्षित महसूस कर रही हैं। बिल्कुल, मैं इसीलिए मुझे हंसी आती है उस पर जिन पर इस कैमरे का पूर्ण अधिकार है। ये कैमरा सच बोलता है, और जिसके पास ये कैमरा है उसको ऐसे सवाल नहीं करने चाहिए। कोई भी व्यक्ति किसी भी नेता के नीचे या दल के नीचे रहकर उपेक्षित महसूस कर सकता है। काजल वर्मा जी कोई नेता नहीं है, काजल वर्मा जी कांग्रेस की मजबूरी रही, उस टाइम मैं भी कांग्रेस में था, मैं भी मेहनत किया था नगर पालिका में। देवेंद्र सिंह मुन्नू जी, लालचंद गुप्ता जी, आज ये सारे के सारे कांग्रेस पार्टी में हैं, वो भारतीय जनता पार्टी में है, कांग्रेस पार्टी छोड़कर। सब लोगों ने मिलकर कांग्रेस को जिताया था, पर उस टाइम सवाल ये था कि किसको नगर पालिका की कुर्सी सौंपी जाए। तो जिस वर्ग के लिए वो आरक्षित सीट थी तो उसमें
सबकी सहमत बनी थी काजल वर्मा जी के लिए। जी। विनोद वर्मा जी एक अच्छे अधिवक्ता हैं, अच्छे सोच के व्यक्ति हैं, पर काजल वर्मा जी विनोद वर्मा जी की बहू है, इस वजह से वो राजनीति में स्थापित है। इसलिए मैं ये कहूँगा कि उनकी व्यक्तिगत कोई सोच नहीं है, इसलिए वो चाहे बीजेपी में आए चाहे कांग्रेस में जाए, वो दिन भर आती जाती रहे, इसका बीजेपी को कोई फर्क नहीं पड़ता। चलिए, ये तो हो गई व्यक्तिगत राजनीति पर चर्चा, क्योंकि आप एक प्रबुद्ध व्यक्तित्व हैं। निश्चित ही हम स्वयं में जिनसे जो कुछ अच्छा बेहतर मिलने का प्रयास होता है वो हम सीखने का प्रयास करते हैं। निसंदेह मैंने आपसे भी बहुत कुछ सीखा है, आपकी कई लाइनें, और आप जब डिबेट करते हैं उन तमाम चीज़ों पर। तो मैं अब थोड़ा सा व्यक्तिगत से बाहर आता हूँ। लोकसभा चुनाव चल रहा है, डॉक्टर राजेश मिश्रा जी को टिकट मिला है, सामने कमलेश्वर पटेल जी हैं, अभी आपने जिक्र किया कांग्रेस से। हमारी टीम अपना बंद लगातार जमीनी स्तर पर काम कर रही है, ग्राउंड जीरो पर जाकर लोगों से सुझाव और रुझान जानने का प्रयास कर रही है। वर्तमान की स्थिति, अभी तक जो कार्यकाल भारतीय जनता पार्टी का रहा है, उससे कितने खुश हैं, कितने नाखुश हैं, क्या परिस्थितियां हैं। उसमें मैंने ये देखा है कि कई ऐसे जगह हैं जहां तक भारतीय जनता पार्टी के जो भी कसीदे हैं वो पूरी तरीके से फेल हुए हैं। जो पिछले वीडियो में मैंने डाले भी हैं, वो विजुअल हमारे चैनल में मौजूद है। उस पर क्या टिप्पणी हो? निश्चित तौर पर आप, हो सकता है कि जहां आप गए हो ऐसे लोगों से मुलाकात हो गई हो, इत्तेफाकन मुलाकात हो गई हो, आप तो जहां जाएंगे भीड़ से पूछेंगे, कुछ लोगों की व्यक्तिगत ऐसी रंजिश रही हो, पर ऐसे कई यहाँ पे मैं थोड़ा सा कोट करूंगा। मैं जहाँ पे जिस वीडियो की मैं बात कर रहा हूँ, वहाँ मैं एकदम घर के अंदर था, और रसोई तक मैंने वो कैमरा कोट किया, कैमरा मैंने से उसको जूम करवाया, कैप्चर करवाया है, जहाँ एक वृद्ध महिला, यहाँ पर दो बातें आ रही हैं। यहाँ पर एक वृद्ध महिला चूल्हे पर खाना बना रही थी, दूसरा उस वृद्ध महिला को वहाँ के जो स्थानीय नेता हैं वो उस 70 वर्षीय वृद्ध महिला को 17 वर्ष का बताकर उसे ना वृद्धा पेंशन प्राप्त हो रही है, और ना ही विवाह के उपरांत जो भारतीय जनता पार्टी की योजना है, लाडली बहना की योजना, उसका लाभ मिल रहा है। ये तमाम चीजें 70 वर्ष की महिला 70 वर्ष की महिला को 17 वर्षीय बनाएगा। हम भी 2-3 बार इस सवाल को किए, जब उन्होंने कहा कि ये महिला 17 वर्ष की है, तो मुझे लगा शायद बोलने में मिस्टेक हुआ हो, तो हमने कहा अच्छा 70 वर्ष की नहीं, बोले 17 वर्ष की है। और उन्होंने जो साक्ष्य वहां पर पेश किया, जो बातें वहां पर रखी, उनकी बहू और वो स्वयं, उनके जो पति हैं, जो वृद्ध वहां पर उपस्थित थे, पूरा परिवार, तो वो चर्चा के दौरान हम ग्राउंड जीरो पर जा रहे थे। ये तमाम विसंगतियां देखने को मिली। हो सकता है कुछ हद तक आपने कहा कि हो सकता है मैं औचक से पहुंच गया हूँ या इत्तेफाकन पहुंच गया हूँ, लेकिन ये स्थितियां कहीं ना कहीं नाकामी का संदेश है। ये पारिवारिक विघटन है, और पारिवारिक विघटन को भारतीय जनता पार्टी से नहीं जोड़ना चाहिए, मेरा ये मानना है। ये जो 70 वर्ष की महिला है, ये संपूर्ण जवाबदेही इस समाज में, एक समाज होता है और एक सरकार होती है। समाज में उस 70 वर्ष की महिला को चलाने की जिम्मेदारी उस बेटे पर है, उस बहू पर है, जो उस पर इस तरीके के उसको 70 को 17, 17 को 70 कर रही थी। नहीं करना चाहिए। अब ये विसंगति वहां के सचिव की हो सकती है कि उसको डॉक्यूमेंट में कोई चीजें 70 की जगह 17 मिले। सरपंच और सचिव पे ही लगाए हैं, और उन्होंने एक शब्द का इस्तेमाल किया जो विजुअल पर उपलब्ध है कि ये चौहानन के आए, उन्होंने ये शब्द बोला है, इसलिए हम मजबूर हैं। तो ये विसंगतियां वर्तमान में, चूंकि सत्ता पार्टी है, इसलिए सवाल सत्ता से बनते हैं। देखिए, लोकल स्तर पर कभी आप, चूंकि ग्राउंड जीरो में आप गए थे, उनके डॉक्यूमेंट में क्या कैसे कभी कभी क्या होता है कि आधार कार्ड में मिसप्रिंट होता है या उनके मेंबर आईडी में मिसप्रिंट होता है, तो चाह कर भी आप चाहे भले ही 15 वर्ष के हों, लेकिन हमको 75 वर्ष बताना पड़ता है, या 75 वर्ष को 15 वर्ष बताना पड़ता है। कभी कभी कागज की ऐसी विसंगति में किसी व्यक्ति को न्याय नहीं मिल पाता है। मैं ऐसा नहीं कहता कि पूरी तरीके से भारत में एकदम दूध बहने लगा है, गंगा बहने लगी है, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कह सकता, क्योंकि मेरे एक स्वयं के विचार हैं और विचार की मेरी आज़ादी है। पर अगर कहीं किंचित भी बचा होगा, आपके माध्यम से वो बात गई है, तो भारतीय जनता पार्टी में इस टाइम पे कैमरे लगे हैं चारों तरफ। ये सरकार में कोई भी व्यक्ति अगर किसी एक आम इंसान के साथ अन्याय कर रहा है, तो निश्चित तौर पर उसको सुधारने के लिए प्रयास किया जाएगा। चलिए, अब सीधी की लोकसभा की बात करते हैं। भारतीय जनता पार्टी, मुझे ऐसा लग रहा है कि राम भरोसे ज्यादा है, काम भरोसे कम। राम भरोसे रहेंगे हम। हमारे पास जब कभी भी कष्ट होता है तो हम कहते हैं हे राम, हे माँ, तो हम राम भरोसे रहेंगे।
और काम भरोसे की बात वो क्यों कर रहे हैं जिनने कभी काम ही नहीं किया? दृढ़ इच्छा शक्ति आपकी नहीं रही। आपको आजादी के जस्ट बाद इस देश की जनता ने दिया। नेहरू जी स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने। आपको क्यों नहीं लगा कि इस देश को हम पड़ोसी देश चीन की तरह कर दें? आपको क्यों नहीं लगा कि जो अन्य अमेरिका की तरह कर दें, फ्रांस की तरह, ब्रिटेन की तरह कर दें? क्योंकि आपकी इच्छा शक्ति नहीं रही। कांग्रेस ने हमेशा से इस देश में जातियों का विद्रोहीकरण किया, जातियों का विभाजन किया। बामन, बनिया, बैश्य, शूद्र, अगड़ा, पिछड़ा, इन सारी चीजों में देश को विभाजित करके और राज करने की कोशिश की। आज भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी में 4 ही वर्ग रहेंगे, युवा, महिला, किसान, बुजुर्ग, इस तरीके से बांटा गया है। मतलब जातीयता का कोई विषय नहीं है। और वो दिन याद है, मुझे भी याद है, मेरे भी घर खपरेल बने थे, जब रात्रि को पानी गिरने लगता था, अच्छा दमगरा गिर रहा, तो उस टाइम दमगरा गिरने के दौरान माँ बाप जाग जाते थे और बेटे को ढकते थे कि बेटे के ऊपर पानी न गिरे, जागे ना, इसकी नींद न खराब हो। अंदर से लकड़ी लेके और खपड़ा को बराबर करते थे कि पानी अंदर ना आए। वो दंश कांग्रेस ने दिया इस देश को। और आज हर गांव में सैकड़ों पक्के मकान हैं, हर व्यक्ति को पक्का मकान मिल रहा है, बिजली मिल रही है साहब, 100 यूनिट बिजली फ्री मिल रही है, पानी के लिए पाइपलाइन की व्यवस्था है, स्कूल फ्री स्कूलिंग, राइट टू एजुकेशन है, बच्चों के लिए गणवेश है, लड़कियों के लिए साइकिल, स्कूटी है। आज पूरे देश भर में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात हो रही है, देश इकोनॉमिकल पॉइंट में आगे बढ़ रहा है। आज सवाल उस कांग्रेस पर है जिसने ना मंदिर बनने दिया, ना कश्मीर को इकट्ठा करने दिया, ना जातियों को इकट्ठा होने दिया, धर्म के नाम पर राजनीति किया, कूटनीतिक तौर पर। आज उस कांग्रेस को जनता आउट कर दी है पूरी तरीके से। कांग्रेस कितना भी मेहनत कर ले, इस देश में अब राज नहीं मिलने वाला है। क्या लगता है कि चुनाव लोकसभा का डॉक्टर राजेश मिश्रा, अगर आपने अभी जैसा कि दावा किया है कि इस बार फिर से हारेंगे परमेश्वर पटेल जी, चूंकि लोकसभा में प्रतिद्वंदी हैं, क्या लगता है पब्लिक का रुझान किस स्तर का होगा? 4 लाख पार। मैं फुल कॉन्फिडेंटियल हूँ इस विषय पर कि आदरणीय कमलेश्वर पटेल जी के पास कोई विजन नहीं बचा है। भाजपा के पास सीधी के लिए क्या विजन है? सीधी के लिए ब्लूप्रिंट है। सीधी के लिए भारतीय जनता पार्टी की ने आदरणीय रीति पाठक जी जब सांसद रही हैं तो उनने जितने भी काम किया है, उस काम को पहला विजन है कि आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी है डॉक्टर राजेश मिश्रा जी पर। और उसके अलावा जो सीधी संसदीय क्षेत्र की मूलभूत आवश्यकताएं हैं, उसको डॉक्टर साहब के लिए एक बात मैं स्पष्ट तौर पर कहना चाहूंगा कि मैं नहीं जानता कि उनके बारे में लोग क्या सोचते हैं। 4-6 लोग ऐसे भी लोग होंगे जो उनकी बुराई करते होंगे। निश्चित तौर पर भगवान राम की बुराई हुई है अयोध्या में राम राज्य के दौरान, तो ये मोदी युग है। पर डॉक्टर साहब वो व्यक्तित्व हैं कि हमको सैकड़ों लोग ऐसे मिल जाते हैं इसी शहर के अंदर कि 2 बजे रात अगर बच्चे की तबीयत खराब हुई है तो डॉक्टर साहब सोते हुए जागकर कपड़े पहनते हुए निकलते थे और सीधे पर्चा लिखने लगते थे और कहते थे चले जाइए डॉक्टर वो नर्सिंग होम, आप दवाई ले लीजिएगा, पहले इसका इलाज कराइएगा, पैसे होंगे तो, नहीं होंगे तो ऐसे व्यक्तित्व को पहला तो उनका व्यक्तित्व बड़ा प्रभावी है। दूसरा कि जो ललितपुर सिंगरौली रेलवे लाइन है वो गोविंदगढ़ तक ट्रायल है, उसके आगे की सारा पटरी बिछने लगी है, सारा व्यवस्थाएं हो गई है, लोगों को मुआवजा वितरण हो गया है, रोजगार मिल गया है, उसको वो आगे बढ़ाएंगे और जो भी बची हुई आवश्यकताएं हैं जनता की उसको भी पूरा करेंगे। और ब्लूप्रिंट यही है कि जो मोदी जी की गारंटी है उसको पूरा किया जाए। तो मोदी जी की गारंटी में सीधी के लिए क्या क्या सौगातें मिलने वाली है? मैं आखिरी बात पर से कार्यक्रम को यहीं पे समाप्त करूंगा आज के इस इंटरव्यू को। क्या गारंटी है सीधी के लिए? देखिए, अभी भारतीय जनता पार्टी का विजन डॉक्यूमेंट आया नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी बीते 10 वर्ष से जिस तरीके से देश में काम कर रही है उस तरीके से यहाँ बेहतर शिक्षा, बेहतर स्वास्थ्य, रोजगार की व्यवस्थाएं और जो बची हुई सीधी संसदीय क्षेत्र के योजनाएं हैं और जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी है और निश्चित तौर पर डॉक्टर साहब उसको बढ़ाएंगे। चलिए, तो ये थे आदरणीय वरिष्ठ अधिवक्ता और युवा समाज सेवी एडवोकेट रोहित मिश्रा जी। आपने हमें समय दिया, इसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करते हैं आपका।
फिर से किसी न किसी सदस्य के साथ, किसी व्यक्तित्व के साथ आप सभी से मुखातिब होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।